क्वेश्चन नंबर 21। इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और यूट्यूबर्स जैसी मैं फैसिलिटी आपको भी हाल फिलहाल स्टार्टिंग में प्रोवाइड नहीं करा सकता। आप मटेरियल पर और क्वालिटी पर फोकस करिए। सिर्फ आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो एकदम जेन्युइन कंटेंट, और आप देख पाएंगे कि ये जो क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूँ ना, इन फ्यूचर आप जब पेपर देने जाओगे तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपके जो उसमें एग्जाम में ना आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्सप्लेनेशंस भी आपको साथ ही साथ में करा दे रहा हूँ, जिससे आप को जो है ना 100 क्वेश्चंस की जगह अप्रोक्सीमेट 300 से 400 क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। एक्सप्लेनेशंस पर आप ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ उस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप ये करते हैं तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गेन कर पाएंगे। तो चैनल को देखिए, आपके सपोर्ट के बिना ग्रो करना है और मुश्किल ही है। आप अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ये वीडियोस जो है ये दूसरे तक पहुंच सकें और वो भी इन वीडियोस का और इन टेस्ट सीरीज का जो है वो लाभ ले पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? देखिए, फाइल मैनेजमेंट जो होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है, कहाँ आपकी फाइल कैसे क्या उसमें रहेगी, स्टोर रहेगी। जैसे आप कोई इमेज है तो किसी इमेज को स्टोर करने के लिए आपको एक इमेज का फोल्डर हो जाएगा, वीडियो के लिए वीडियो का, सॉन्ग्स के लिए सॉन्ग्स का। प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो प्रोसेस मैनेजमेंट में आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी एक फीचर है। इसमें पता चलता है कि आपकी जो रैम है और ये जो रैम रोम है वो कितनी स्पीड से उस डेटा को प्रोसेस कर पा रही है, ठीक है ना। और देखिए, अगर मैं बात करूँ साथ ही साथ मेमोरी मैनेजमेंट की, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐप इंस्टॉल की या फिर कोई चीज़ आप रन करा रहे हैं, तो आपकी से 4 GB मान लीजिए आपकी रैम है, तो इतने अगर एरिया में आपका जो ऐप है या जो डाटा है आपका वो आपका रन हो रहा है, तो इतनी जो आपका जो स्पेस बचा हुआ है वो किसी अदर एप्लीकेशन के लिए आपका मैनेज हो जाएगा। तो इसे मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन पर आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है। देखिए, डाउनलोड मैनेजमेंट से कोई आवश्यक फीचर नहीं है, क्योंकि जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें इमेज भी डाउनलोड हो जाएगी, तो वो जाती डाउनलोड वाले ही फोल्डर में या सॉफ्टवेयर में है, वो फोल्डर में है। तो यहाँ इमेज आप डाउनलोड करोगे तो इमेज डाउनलोड मैनेजमेंट उसमें चली जाएगी, वीडियो करोगे तो वीडियो चली जाएगी। इसीलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो डाउनलोड मैनेजमेंट होगा। अच्छा, विंडोज 95 क्या है? तो विंडोज 95, देखिए 95 है ना, तो ये लास्ट में अगर जो 95 है तो ये आपके ईयर को डिनोट करता है कि ये अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था विंडोज 95। इसीलिए इसको विंडोज 95 बोला जाता है, क्योंकि ये अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ था। देखिए, ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95 जो है वो 32 बिट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कम से कम इंटेल 386 चिप्स की ज़रूरत होती है। देखिए, ये 386 जो है वो एक नाम है इंटेल की चिप का, जिसे हम 386 बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कम से कम 386 चिप्स की ज़रूरत होगी। देखिए, इसका नाम है 386 इंटेल का, जो प्रोसेसर होता है उसकी चिप का नाम है, नंबर है 386। तो इसका जो है हमारा जो आंसर होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? देखिए, टोपोलॉजी का मतलब होता है, जो नहीं जानते हैं उन्हें बताना चाहूँगा, कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना ही टोपोलॉजी कहलाता है, जिससे कि उसमें डाटा फ्लो आराम से हो सके। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल हो सकती है, ठीक है। टोपोलॉजी के अंतर्गत मेस, रिंग, जैसे आप कोई कंप्यूटर ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं,
रिंग शेप में है, ये इससे कनेक्टेड है इससे, तो ये रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। स्टार टोपोलॉजी में एक आपका कंप्यूटर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो स्टार में आपस में यू इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो टोपोलॉजी के बारे में के अंतर्गत देखिए मेंस आती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी, बस और ट्री टोपोलॉजी। ट्री देखिए बस टोपोलॉजी में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ कनेक्टेड है। अब ट्री टोपोलॉजी अब जैसे नाम से ही उसमें जग जाहिर हो रहा है कि ट्री टोपोलॉजी एक यहाँ कनेक्टेड होगा, यहाँ यहाँ इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे इससे, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे, ट्री की तरह है ना, देखिए शाखाएं काफी बटी हुई हैं। तो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है, ये हमारी बस टोपोलॉजी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। देखिए हमने कौन कौन सी टोपोलॉजी पढ़ी है, मैस पढ़ ली है, स्टार देखी है, रिंग, सर्कल टोपोलॉजी नहीं देखी हमने। जब रिंग टोपोलॉजी ऑलरेडी ये हो गई है तो अब इसमें सर्कल का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए कंप्यूटर सारे के सारे ऐड हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सर्कल टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को स्पेशल पर्पस कीज कहा जाता है। आपने देखा होगा ऐसे ये करके शिफ्ट की लिखा होता है इस पे, एक ये प्रिंट की लिखा होता है, तो ये जो हमारी कीज हैं ये स्पेशल पर्पस कीज कहलाती हैं। इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जनरली सॉफ्टवेयर से आशय देखिए ये है कि जिन वो ऐसी चीजें जिन्हें आप छू नहीं सकते, उनको सिर्फ आप यूज कर सकते हो। और हार्डवेयर, हार्डवेयर वो हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो या छू के देख सकते हो, तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। अब मशीनरी है भैया, तो मशीनरी और उपकरण को आप टच कर सकते हो, है ना, टच कर सकते हो, तो इसे क्या बोला था मैंने, हार्डवेयर बोला था, तो ये हमारा हार्डवेयर आंसर हुआ। हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। ये टेक्निकल भाषा हो गई। अगर हम जैसे अपनी भाषा में अगर बात करें तो माउस हो गया, कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे हार्डवेयर्स हैं। इनके अंदर जो ऐप जिस पे आप अभी यूट्यूब पे से पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है ये। और अब जो फोन जिस पे आप पढ़ रहे हो, तो आपका मोबाइल क्या होगा, मोबाइल आपका हार्डवेयर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, डैश एक दुर्घटना या चोट लगना है जो कार्यस्थल पर होती है। देखिए कार्यस्थल पर लगने वाली चोट क्या होगी, व्यावसायिक खतरा, व्यावसायिक सुरक्षा, ऑफिस खतरा या वर्कशॉप सुरक्षा। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, व्यावसायिक सुरक्षा और वर्कशॉप सुरक्षा, लेकिन यहाँ पर है क्या, चोट है। ऑफिस खतरा इसलिए नहीं होगी कि ऑफिस में अगर हमें कोई चोट लगती है, जैसे ये सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, तो यहाँ इन्हें चोट लगती है तो हम इसे ऑफिस खतरा कहते हैं। बट यहाँ क्या है, कार्यस्थल की बात की गई है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या है, व्यावसायिक खतरा। कार्यस्थल पर दुर्घटना या चोट लगना व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। दुर्घटना क्या होती है, दुर्घटना एक बिना योजना वाली, नियंत्रण ना होने वाली घटना है, ठीक है, जिससे किसी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया की या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति चोट, उस पर संभावना होती है कि मतलब यार तुम्हें चोट लग जाएगी अगर आप अपनी ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक, इसे दुर्घटना कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्यवसायिक खतरा डैश चोट या दुर्घटना कार्यालय में हो सकती है। अब देखिए व्यवसायिक खतरा है, चोट या दुर्घटना। अब देखिए आपकी चोट या तो थोड़ी सी हो सकती है हल्के समय के लिए, है ना, या चोट आपकी लंबी भी हो सकती है। तो क्या है व्यवसायिक खतरा, लंबे और कम समय दोनों के लिए चोट या दुर्घटना कार्यालय में हो सकती है।
अगर आपको बड़ी चोट लग गई तो लंबे समय तक होगी, छोटी सी स्क्रैचेस वगैरह आ गए, कुछ छुल गया है, तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएगी। 28 क्वेश्चन, डैश जोखिम में शामिल है उस प्रकार की भौतिक चोट जो स्थायी नुकसान किए बिना कुछ समय बाद ठीक हो जाती है। देखिए स्थायी नुकसान किए बिना है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा, जेन्युइन बात है। 29, डैश कामगार और मशीन दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन सुरक्षा प्रदान करते हैं? मशीनरी, मशीन गार्ड्स, पीपीई। कामगार और मशीनरी को सुरक्षा देते हैं, देखिए मशीन गार्ड्स। मशीनरी तो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें ही हो गई, ठीक है। मशीन गार्ड्स क्या होते हैं? कार्य की कुछ समय उड़ते हुए कण मशीन में फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ रेसेस आए, और जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कपड़ा फैक्ट्री में है या कहीं और है, कटिंग फैक्ट्री में, तो वहाँ पे आप जो कार्य कर रहे हो मशीन से, तो उसकी जो मशीन के जो रेसेस वगैरह, उसमें आप कपड़े की रेसेस हैं, तो जाके मशीन में कलेक्ट होते रहते हैं, धीरे धीरे उड़ते रहते हैं, ठीक है। या आपकी नाक में भी जाते हैं, वो देखा होगा आपने, जिन्होंने ITI करके अप्रेंटिस वगैरह किए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो उन्होंने देखा होगा ये सब। तो उनके क्या होता है, बाधा आती है काम में, ऑपरेटर के हाथ या उंगलियों से मशीन में घूमने के भाग में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो मशीन गार्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन गार्ड्स का यूज करके हम मशीनों को एकदम, जैसे मान लीजिए आपका कोई हाथ या उसमें थोड़ा बहुत अंदर हुआ हो, तो पूरी बॉडी अंदर खींचने की संभावना होती है, तो मशीन गार्ड्स होते हैं एकदम क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स की वजह से एकदम मशीन तुरंत ही क्लोज हो जाती है या ऑफ पोजीशन में आ जाती है, तो जो हमें मशीनों और कामगार दोनों को सुरक्षा देते हैं। 30 नंबर देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, मशीन से उड़ते कण उसमें फंस सकते हैं जो उसके खाली स्थान को प्रभावित करते हैं। अब डिजाइन को तो प्रभावित करेंगे नहीं ना, आकार को करेंगे, छोटे से बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी, आकार या साइज एक ही चीज, तो क्या है, फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। अब मशीन से उड़ते हुए, अब आप सोच रहे होंगे मशीन से कैसे कण उड़ेंगे, तो मशीन में जो वर्क चल रहा है ना अंदर, मशीन की सहायता से, तो उस वर्क से हल्के हल्के माइनर एकदम कण जो है ना वो कलेक्ट होते रहते हैं, तो वो कलेक्ट होते 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 बड़ा रूप ले लेते हैं वो कण, तो उनसे प्रॉब्लम होती है मशीन को। पावर को ऑटोमेटिकली कट करने के लिए कौन सा गार्ड यूज किया जाता है? पावर को ऑटोमेटिकली कट करने के लिए इंटरलॉक गार्ड का यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने मशीन गार्ड्स पढ़े थे, तो अब मशीन गार्ड्स के अंदर ही आते हैं लॉक गार्ड, इंटरलॉक गार्ड है, और इंट्रालॉक और बिना लॉक का गार्ड। तो जो पावर से रिलेटेड है ऑटोमेटिकली कट करने के लिए, वो हमारा होता है इंटरलॉक गार्ड, यानी कि इसका राइट आंसर है इंटरलॉक गार्ड। अब देखिए, कामगार को मशीन ऑपरेशन के समय इसके संपर्क में आने से बचाता है। अब कैसे बचाएगा? सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है, और एंटी लॉक और ऑटोमेटिक। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गार्ड मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर चलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकली से आप यूज कर पाओगे। सेमी ऑटोमेटिक का है कि आप उसे, अगर वो ऑपरेट खुद से नहीं हो रहा है तो आप खुद से उसे ऑपरेट कर सकते हो। एंटी लॉक और ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो एकदम से उसे मशीन को स्टॉप कर देगा। अब जैसे यहाँ दिए गए, कामगार को मशीन ऑपरेशन के समय इसके संपर्क में आने से बचाता है। कौन बचाएगा? ऑटोमेटिक गार्ड, कि तुरंत के तुरंत क्विक रिस्पॉन्स देगा उसे रोकने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी, अभी यहाँ से हमारी EVS यानी एनवायरनमेंट स्टार्ट होती है, एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? सर्वप्रथम ऑर्नेस्ट हेकेल नामक एक प्राणी विज्ञान शास्त्री हैं, जिन्होंने 1869 में इकोलॉजी, अर्नेस्ट हेकेल, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का यूज किया था। इकोलॉजी शब्द एक ग्रीक शब्द है
जो ओइकोस हाउस तथा लॉगी स्टडी से मिलकर बना है। ओइकोस हाउस तथा लॉगी स्टडी से बना है, इसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। इतना डीप में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। ऑर्नेस्ट हेगल इकोलॉजी शब्द इन्होंने दिया था। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या डैश के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है। देखिए कॉलीफॉर्म टेस्ट है ना, वो पानी में जो घुले हुए ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, इनकी घुलनशीलता की सांद्रता की जांच करने के लिए किया जाता है। और जबकि बीओडी, आपने एक बीओडी टेस्ट भी पढ़ा होगा। बीओडी टेस्ट क्या करता है? बीओडी टेस्ट पानी के प्रदूषण का संकेतक है। जो पानी में, जैसे पानी है यहाँ पे, जो प्रदूषण का संकेतक है, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस जल में बीओडी की सांद्रता अधिक होगी ना, वह जल उतना ही अशुद्ध होगा। ठीक है, जिस जल में बीओडी की सांद्रता, जैसे मान लीजिए बीओडी केमिकल हमने इसमें डाला और जितनी जल्दी उसमें घुल गया है, ज्यादा मात्रा में घुल गया, तो उतना ज्यादा ये अशुद्ध है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या डैश की उच्च स्तर की ओर संकेत करती है, अपशिष्ट पदार्थ की। क्या बोला था मैंने कि कॉलीसेट टेस्ट है वो अब ठोसों का अपशिष्ट पदार्थों की घुलनशीलता की सांद्रता के लिए किया जाता है, उच्च स्तर की ओर, तो अपशिष्ट पदार्थ। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया? देखिए विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, जिसे हम शॉर्ट में SCCF भी कहते हैं, का गठन UNSCC के तहत 2001 में किया गया था। इसे तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन तथा आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए गठित किया गया था। यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त आय पर अत्यधिक निर्भर देशों में आर्थिक विविधीकरण तथा जलवायु परिवर्तन राहत हेतु अनुदान देता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2003 का क्या उद्देश्य है? देखिए जो आपकी ये जो लेबर वाली जो जितनी भी क्लासेस है ना, इनके लिए मैं बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी आपके लेबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो उन क्लासेस में डेफिनेटली क्लियर और कवर हो जाएंगे। तो अभी जितना भी अभी आपको मैं अभी जानकारी दे पाऊंगा, तो अब उससे आप अभी रूबरू हो पाएंगे। भविष्य में आपको मैक्स टू मैक्स मैं नॉलेज देने के लिए कोशिश करूंगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का क्या उद्देश्य है? देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है, जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था 2013 में, इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाए, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण किए जाएं, कि जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका जो हमारा आंसर है वो सी होगा, ए और बी दोनों। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के तहत तो आपको बताना है कि कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के तहत इनमें से क्या आता है। तो कि कौन सा सही है? कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के तहत सरकार प्रबंध एजेंट की नियुक्ति करे। देखिए भी ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, जब मैं आपकी पूरी डेली क्लासेस लूंगा तब आपको डीप में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 2023 के अनुसार कौन कर्मचारी नहीं है? जैसे अब ये देखिए कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम है
एक 1923 1923 ये कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम है। इसकी एक धारा है, धारा 2 में कर्मचारी को परिभाषित, इसमें जो है ना कर्मचारी की डेफिनेशन दी गई कि कर्मचारी आखिरकार होता क्या है। तो 2 के अनुसार है, जहाज का चालक, दल का मास्टर नाविक या अन्य सदस्य, एक कंपनी द्वारा विदेश में काम में लिया गया व्यक्ति, एक कप्तान, जहाज के चालक के अन्य सदस्य, ये सभी कर्मचारी के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। भविष्य में कुछ घटनाएं हुई थी तो उन्होंने बोला कि यार कर्मचारी, भविष्य कह रहा हूँ सॉरी, भूतकाल में कुछ घटनाएं हुई जिससे कि कर्मचारियों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, तो इसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कहा गया। इसमें कर्मचारी की डेफिनेशन को विधिवत रूप में बताया गया है कि कौन कौन कर्मचारी है। तो देखिए, हम जैसे अभी हमने सुना है कि एक जहाज के चालक दल के मास्टर नाविक या अन्य सदस्य, एक कंपनी द्वारा विदेश में काम के लिए भर्ती किया गया व्यक्ति, एक कप्तान या जहाज के चालक दल के अन्य सदस्य, ये सभी के सभी कौन इसमें कर्मचारी में आते हैं। अब उसमें से नहीं है पूछा है उसने, तो नहीं है में क्या है, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही हमारा आंसर है। अगर वो पूछता है कि कौन है तो ये तीनों के तीनों हो जाते हैं आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत प्रतिकर की राशि क्या होगी यदि कर्मकार एक क्षति के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। देखिए, इसका राइट आंसर है ए, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। अब इसमें एक धारा है, धारा 4। धारा 4 में कहा गया है, यदि कर्मकार की क्षति के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी मजदूर को या किसी कर्मचारी को कोई शॉक लग गया, ठीक, अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। अगर उसकी डेथ होती है तो मृत कर्मचारी को मासिक मजदूरी के गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम से 50% के बराबर या 1,20,000 रुपए की रकम, इनमें से जो भी है देखो वो दी जाती है। जैसे मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो मासिक मजदूरी होगी जो उसकी, ठीक है, तो उसके गुणक से उसका गुणा करके प्राप्त रकम से 50% के बराबर, यानी कि मान लीजिए उसकी जितनी भी अभी टाइम शेष था, मान लीजिए 60-50 साल की नौकरी उसकी शेष थी, तो जितनी उसकी मासिक मजदूरी है उससे उसका हम मल्टीप्लाई करके उसकी जो मजदूरी बनेगी उसके 50% उसे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर वो उससे 1,20,000 रुपए ये दिए जाते हैं, अगर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो उसको प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1,30,000 बन रहा है उसकी मासिक मजदूरी और उसके गुणक से गुणा करने के बाद, तो ये ऐसे दे दिया जाएगा, अन्यथा ये दे दिया जाएगा।